तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 16 मई सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम देखने वाले हैं पार्ट ए में आपसे क्या क्या पूछा गया है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह पूछा जाता है, रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है, जो हर एक एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो पार्ट ए में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके बाद में पार्ट टू में जो आपका मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के लगभग लगभग 60 से 70 प्रश्न हमको मिल चुके हैं। आज के जो प्रश्न हमको सेकंड शिफ्ट के भेजे हैं, उनका नाम है आस्था पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। अभी प्रूफ भी हम आपको दिखा देंगे, इनकी इन्होंने जो फोटो भेजी है वो भी हम आपको दिखा देंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई, क्वेश्चन एक्यूरेट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं लास्ट एग्जाम तक। इसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम एनालिसिस हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आज आए हुए हैं वो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो लोग यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना है, पूरा अंत तक देखिएगा। और आज बहुत कम लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, क्या क्या नंबर हमको देखने को मिले हैं वो भी हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर इस शिफ्ट में बढ़ सकते हैं वो भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए लाइक कर दीजिए, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। सबसे पहले आपको दिखा दें, ये आस्था पाठक जी के द्वारा भेजे गए हैं। 2 से 3 फोटो इन्होंने भेजी थी। अब हमने केवल प्रूफ के लिए 1 फोटो लगा दी है। 2 से 3 फोटो इन्होंने जो है भेजी थी। काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने लिख लिए थे जो इनको याद आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। चलिए पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में अगर हम बात करें तो हिंदी वही सेम पैटर्न चल रहा है शुरू से लास्ट तक। 4 प्रश्न आपके गद्यांश के, 4 प्रश्न आपके पद्यांश के पूछे हैं। पद्यांश से ही आपका संधि और समास जो है पूछ लिया है। कुल मिलाकर के लगभग 10 नंबर की आपकी हिंदी आई है, जिसमें आप आसानी से 8 से 9 नंबर प्राप्त कर सकते थे। एक शीर्षक वाला जो प्रश्न है वो आपसे ज़रूर पूछा गया है गद्य खंड में। वो शीर्षक भी लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, पर शीर्षक से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। बात करते हैं इंग्लिश की, तो पीक्यूआरएस आपके 4 नंबर के पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पूछा गया है। पीक्यूआरएस के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको ऐसे किनारे जो है वीडियो आ जाएगी, जैसे ये वीडियो खत्म होने वाली होगी और उस पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरी देख करके जाइएगा। ये 4 नंबर आप बिल्कुल पक्के कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स हमने उस वीडियो में बताई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक नया पैटर्न यहाँ पर जोड़ा गया है, मैथ को हटा दिया है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आपके साइलॉक्स के आए थे। सिलोजिज्म जानते हैं ना, कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से भी देखने को मिला था। तो ये आपका पार्ट ए की बात हो गई। पार्ट ए में क्या क्या पूछा था। बाल विकास की बात करते तो एज इट इज सुबह जैसे जैसे बाल विकास के प्रश्न आए हैं, लगभग लगभग सेम वही प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने उन्हीं को रिपीट कर दिया। ठीक है, थॉर्नेडाइक से प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा के सिद्धांत डेली पूछे जा रहे हैं। अधिगम, बुद्धि और जीन पियाजे परिवार, यहाँ से डेली प्रश्न 1 से 2 प्रश्न डेली यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो लगभग 8 से 9 प्रश्न आपके बाल विकास में पूछे गए थे। चलिए अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट की, जो है अपना सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला एकमात्र आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही है। लोग एग्जाम एनालिसिस कराते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं और निकल लेते हैं, लेकिन हमारा काम है केवल क्वेश्चन नहीं कराना, क्वेश्चन के साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट की भी जानकारी आपको देना, जिससे कि आगे अगर वो क्वेश्चन कुछ भी घूम फिर करके आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है। तो याद रखना, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य जो है वो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो एक तो ये प्रश्न हो गया। अब आगे आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न आपका यहाँ पर बनेगा जो कि एसएससी में पूछा गया है। 3 देशों से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है। तो याद रखना, 3 देशों से घिरा हुआ भारतीय राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो म्यांमार, चीन और भूटान, इन 3 देशों से जो है घिरा हुआ है 3 तरफ से। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। केवल बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो आपका त्रिपुरा है, और 3 देशों से अलग अलग घिरा हुआ है वो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, और ये एग्जाम एनालिसिस कैसा लग रहा है, और लाइक भी कर देंगे। ठीक है, सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा है। तो सही आंसर है मैग्नेटाइट। ये सारे प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यही प्रश्न आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटाइट जो है वो सबसे शुद्धतम लोहा है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ये सारे के सारे लोहे के अयस्क हैं। एमपी पटवारी में पूछा गया था इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है। 3 ये नाम दिया था, एक आपका एल्यूमिनियम का दिया था, तो वही आपका आंसर हो गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर, सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए लॉ एस की बात करते हैं, तो सबसे अच्छी जो लॉ एस की गुणवत्ता में बात करते हैं तो मैग्नेटाइट की सबसे अच्छी होती है। इसमें लगभग लगभग 72%
शुद्ध लोहा आपका पाया जाता है। ये प्रश्न फैक्ट में सीधे पूछा गया है। मैग्नेटाइट में कितना लोहा होता है? तो 72%। उसके बाद में हेमेटाइट का नंबर आता है जिसमें 60 से 70% तक शुद्ध लौह अयस्क पाया जाता है आपके हेमेटाइट के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में लिमोनाइट का नंबर आता है। लिमोनाइट में 40 से 60% तक शुद्ध लोहे का जो है पार्ट 40 से 60% तक पाया जाता है। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश का शासक था? सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तृतीय शासक थे, किंतु प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली नरेश थे। गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली नरेश जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है? साधारणतः विद्वान उनके राज्यारोहण की तिथि जो है 319 से 320 ईसा पूर्व को मानते हैं। ठीक है? तो इनका टाइमिंग क्या है? जब ये राज्यारोहण इनका हुआ था तो 319 से 320 ईसा पूर्व में जो है इनका राज्यारोहण हुआ था। ठीक है? एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो गौर से देखते चलिए, लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे निवेदन है कि लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में मिलने वाली है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सबको पता होगा, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। हालांकि ये केवल नाम मात्र का जो है नेतृत्व करता था। मेन नेतृत्वकर्ता कौन था, आइए देखते हैं। तो विद्रोहियों ने 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब? 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 1857 के विद्रोहियों ने। ठीक है? और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। वास्तविक कमान जो है बख्त खान के हाथों में थी। बख्त खान जो है वो वास्तविक कमान उनके हाथों में थी। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था। आखिरी मुगल बादशाह था जिनको रंगून भेज दिया गया था बाद में, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, बर्मा में। ठीक है? जिसने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था और सैनिकों को दिल्ली लाया था। तो बरेली में जिसने नेतृत्व किया था, बरेली में किसने नेतृत्व किया था? तो वो आपका बख्त खान ही था, और बरेली से सैनिकों को दिल्ली लेकर के आया था। इसी के हाथों में मुख्य कमान थी। बस नाम मात्र का जो शासक था वो जो है बहादुर शाह जफर था। ठीक है? जफर नाम से ये कविताएं लिखता था। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जफर नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो बहादुर शाह जफर है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। धनी मुस्लिमों के द्वारा कौन सा कर दिया जाता था? सही आंसर है जो जकात कर होता है वो धनी मुस्लिमों के द्वारा दिया जाता था। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कौन सा कर गैर मुस्लिमों के द्वारा दिया जाता था। कौन सा ऐसा धार्मिक कर है बहुत फेमस है जिसे जो है गैर मुस्लिमों के द्वारा दिया जाता था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने पुनः चालू कर दिया था। भाई इतना हिंट दे दीजिए, अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए तो देख लीजिए, हैसियतमंद मुसलमान को जकात देना जरूरी था। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती थी उसका 2.5% हिस्सा किसी गरीब या जरूरतमंद को दिया जाता था, जिसे जकात कहते हैं। यानी अगर मुसलमान के पास तमाम खर्च करने के बाद 100 रुपये बचते हैं तो उसमें से 2.5 रुपये जो है वो किसी गरीब को जो है आपको दान में देना जरूरी होता था। इसे जकात कहते हैं। ठीक है? चलिए, अशोक के कलिंग युद्ध का संपूर्ण वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो 13वां अभिलेख है अशोक का, उसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है? कलिंग युद्ध बहुत फेमस है। पटवारी में भी यहाँ से काफी सारे प्रश्न बने थे। फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। तो अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार वो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध इसने लड़ा था। कब? 8 वर्ष बाद में। ठीक है? कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। भीषण नरसंहार हुआ था जिससे कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। अगला प्रश्न यही पूछा गया है अशोक से ही, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपना लिया था? तो ऑप्शन में था भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। भेरी घोष का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा मारकाट, और उसके स्थान पर धम्म घोष यानी कि शांति को जो है अशोक के द्वारा अपना लिया गया था। देखिए, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक को पश्चाताप हुआ और उसने सांस्कृतिक विजय के लिए भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया, जिसे भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष कहा जाता है। यानी कि जो सांस्कृतिक विजय के लिए जो उसने भौगोलिक आधिपत्य का मतलब होता है जो जिसके लिए जमीन के लिए जो लड़ाई झगड़ा किया जाता है उसको उसने त्याग दिया था। इसी को भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष कहा जाता है। ठीक है? कई कई प्रश्न दो दो बार सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो गए हैं। ठीक है ना? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अंत में कौन सा धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जो है जैन धर्म को अपना लिया था। देखिए, तो श्रवण की बेलगोला में मिले शिलालेख, याद रखना ये प्रश्न पूछा जाएगा किस शिलालेख में ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त है उसने लास्ट में जैन धर्म को अपना लिया था। तो श्रवण बेलगोला के एक शिलालेख में ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार जैन मुनि हो गए थे। इनके पिताजी ने कहा था कि आप जैन धर्म को अपना लीजिए, तो इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है? और संथारा प्रथा के द्वारा इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार, एसएससी में भी और आपके व्यापम में भी पूछा गया है, किस प्रथा के द्वारा उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था? तो संथारा प्रथा होती है जैन धर्म में, जिसमें कि मतलब खाना-पीना छोड़ देते हैं और तब तक कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं जब तक शरीर से प्राण नहीं निकल जाते हैं। इसी को संथारा प्रथा कहा जाता है। जैन धर्म में यह प्रसिद्ध है। ठीक है? एक समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? साइंस से ये प्रश्न पूछा गया है।
सही आंसर है जब फर्टिलाइज एग जो है वो 2 भ्रूण में बँट जाता है तो एक समान जुड़वा जो है बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं। देखिए, तो जब स्पर्म भ्रूण बनने के लिए फर्टिलाइज एग तक पहुँचता है तो गर्भधारण होता है, ठीक है? गर्भधारण कैसा होता है? स्पर्म जो है फर्टिलाइज एग में पहुँचता है तो गर्भधारण होता है। हालाँकि अगर फर्टिलाइज़ेशन के समय गर्भाशय में 2 अंडे मौजूद हों या फर्टिलाइज एग 2 भ्रूण में बँट जाए तो महिला जुड़वा बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट होती है, ठीक है? ये संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएँगे कि ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, एग्ज़ाम एनालिसिस कैसा लग रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग मीटर जो है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर जो है भारत का जनघनत्व है, ठीक है? तो 2011 में भारत का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 10 की वृद्धि कितनी हुई है ये भी देख लीजिए, तो 17.72% जो है वो जो है 10 की मतलब की वृद्धि यहाँ पर हुई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? जनघनत्व में 10 की वृद्धि 17.72। आगे बढ़ते हैं। ड्यूस और हाफ फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टेनिस और बैडमिंटन दोनों अगर ऑप्शन में है तो दोनों लगाएँगे, अगर इनमें से एक ऑप्शन में है तो एक लगाएँगे। इन दोनों खेलों में ड्यूस और हाफ फॉल्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो टेनिस में ड्यूस का क्या मतलब है? तो टेनिस में ड्यूस एक टाई है, जिसे एक खिलाड़ी द्वारा लगातार 2 अंक प्राप्त करके तोड़ा जाना चाहिए, ठीक है? तो टेनिस के कुछ अन्य शब्द देख लीजिए क्योंकि टेनिस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं शब्दावली से। सर्विस, ग्रैंड स्लैम, स्मैश, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, शॉट, ग्रास कोर्ट, बेसलाइन, ड्रॉप आदि जो शब्द हैं वो आपके किससे हैं? टेनिस से हैं, ठीक है? बैडमिंटन देखिए, बैडमिंटन में ड्यूस तब होता है जब खेल पॉइंट पर दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर होता है, जैसे स्कोर अगर 20-20 है तो इसे ड्यूस कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद खिलाड़ियों को मैच गेम जीतने के लिए लगातार 2 अंकों की आवश्यकता होती है, तो समझ गए होंगे कि ड्यूस आखिर क्या होता है, ठीक है? हड़प्पा के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? पटवारी में पूछा गया, देखिए सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। पटवारी का भी हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था, ठीक है? तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही आंसर है लोहा का ज्ञान जो है वो नहीं था हड़प्पा के वासियों को। तो हड़प्पा के लोगों को लोहे को छोड़ करके लगभग सभी धातुओं की जानकारी थी। उन्हें उन्हें जो है सोने और चांदी की वस्तुओं का निर्माण भी उनको आता था। सोना चांदी की खोज हो गई थी लेकिन लोहे का खोज वो लोग नहीं कर पाए थे। कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? ये थोड़ा मिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही पहुंच नहीं पाया है। यहाँ पर या तो पूछा गया हो कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है या कितने जो है आपके क्षेत्र की जनसंख्या, ऐसे कुछ पूछा गया होगा, किसी शहर की पूछी गई होगी। देश राज्यों की तो नहीं पूछी जा सकती, राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से तो अधिक होती है, ठीक है? तो ये जो है क्वेश्चन सही पता नहीं चल पाया है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है वहाँ पर विक्रम साराभाई केंद्र स्थित है, ठीक है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है? इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पीएसएलवी 1 कब लॉन्च किया गया था? कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि पीएसएलवी को कब शुरू किया गया था, कब बनाया गया था? तो अक्टूबर 1994 में पीएसएलवी को बनाया गया था। अब ये पीएसएलवी क्या है? तो देखिए, यह तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। तरल, आपने एक अभी मूवी देखी होगी, अभी एक मूवी आई थी रॉकेटरी। ऐसी मूवियों को ज़रूर देखा कीजिए, ऐसी फ़िल्मों को। रॉकेटरी नाम की एक मूवी आई थी, वहाँ पर बताया गया कि भारत में पीएसएलवी का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना? तो ये ऐसी मूवी को ज़रूर देखिए। मोहनजोदारो एक मूवी है, जहाँ से इतिहास क्लियर होता है, तो ऐसे फ़िल्मों को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, अक्टूबर 1994 में अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद पीएसएलवी जून 2017 तक 39 लगातार सफल मिशन के साथ भारत के विश्वसनीय और बहुविकल्पी वर्क हॉर्स प्रक्षेपण यान के रूप में उभरा है, ठीक है? लेटेस्ट पीएसएलवी कौन सा यूज़ किया गया? तो पीएसएलवी C-37 का यूज़ जो है अभी लेटेस्ट में किया गया है, ठीक है? सतीश धवन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एसडीएससी भी कहते हैं, श्रीहरिकोटा रेंज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। याद रखना, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर क्या है, कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के नेल्लूर में स्थित है, ठीक है? श्रीहरिकोटा रेंज का नाम, ये प्रश्न पूछा गया है इसीलिए हमने इसको कवर कर लिया, एसएससी में पूछा गया था। श्रीहरिकोटा का रेंज का नाम किसके नाम पर है? तो 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर इसका नाम रखा गया था, ठीक है? श्रीहरिकोटा द्वीप को 1969 में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए इसको शुरू किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी आपको एक ही प्रश्न में दे दी गई है। अब तो वीडियो को लाइक कर ही देंगे, ऐसा मेरा मानना है। भारत का सबसे नम स्थान कौन सा है? सुबह पूछा था सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, सुबह ही हमने आपको बताया था मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस बार थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके पूछा है कि सबसे ज़्यादा नम स्थान कहाँ पर है, तो याद रखिए वो भी आपका मौसिनराम ही सही आंसर हो जाएगा। तो मौसिनराम मेघालय में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी कहा जाता है। तो चेरापूंजी या मौसिनराम, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है? कभी समझाएंगे कि आखिर यहाँ पर वर्षा क्यों होती है, जब समय मिलेगा कभी तो समझाएंगे, ठीक है? फॉरेस्ट गार्ड वालों का एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, नए-नए कोई भी टॉपिक होंगे, तो उनके लिए जो है हम नई-नई वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि आपका पटवारी में पीक्यूआरएस आया था,
तो हमने पीक्यूआरएस के ऊपर 2 वीडियो बनाई थी। इसमें कोई नया टॉपिक आएगा तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आगे आपका एमपी पुलिस, एमपी एसआई या फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, ठीक है। योजना अवकाश काल कब से कब तक था? तो 1966 से लेकर के 1969 तक के काल को योजना अवकाश काल कहा जाता है। तो देखिए, योजना अवकाश 1966 से 1969 तक हुआ। योजना अवकाश का मुख्य कारण 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। अभी तक पंचवर्षीय योजना चल रही थी 5-5 वर्षों के लिए, लेकिन जैसे योजना अवकाश काल लगा तो इसे रोलिंग प्लान कहते हैं। 3 योजनाएं 1-1 वर्षों के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन-सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी से दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग जलोढ़ मिट्टी का जो है बना हुआ है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर के समय कौन-सा अंग्रेज व्यापारी भारत में आया हुआ था? तो जहांगीर के समय 2 लोग आए थे, लेकिन अपन को ये मानना है कि सर टॉमस रो जो हैं, वो जहांगीर के समय पर आया था। अगर ऑप्शन में सर टॉमस रो दिया है, तो सर टॉमस रो को ही लगाना है। क्यों? आइए पूरी जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में भेजा था। पहली बार किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को, जिसे जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था, लेकिन हॉकिंस को सूरत आदि के क्षेत्र में व्यापार हेतु जो सनद है, जो मतलब एग्रीमेंट है व्यापार के लिए, वो नहीं प्राप्त हो पाया था, ठीक है। सन 1615 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में जो है यहाँ पर भेजा था, अपना दूत बना करके भेजा था। यह जहांगीर से फरमान प्राप्त करने में सफल रहा, और जहांगीर से फरमान किसने प्राप्त किया था? सर टॉमस रो ने प्राप्त किया था 1615 में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% भारत की जो महिला साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर, अगर देश की बात करते हैं तो 74.04 पर फीसदी है। पुरुषों की बात करते हैं तो 42.14% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो 65.46% महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं, ठीक है। चलिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं? तो कुल 45 विदेशी बैंक, उनकी शाखाएं यहाँ पर कार्यरत हैं। तो वर्तमान में 45 विदेशी बैंक शाखाओं के रूप में और 34 विदेशी बैंक प्रतिनिधि कार्यालयों के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। प्रतिनिधि कार्यालय की बात करें तो 34 हैं, अगर ब्रांच की बात करें तो 45 विदेशी बैंक जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो देख लीजिए, अन्नपूर्णा चोटी, यहाँ पर पर्वतमालाएं काफ़ी सारी पूछी गई हैं। सही आंसर हो जाएगा उत्तर मध्य नेपाल हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत चोटी स्थित है। देखिए कुछ जानकारी, तो अन्नपूर्णा पर्वत समूह उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है, जिसमें 8000 मीटर से लेकर के 8000 मीटर से अधिक की एक चोटी शामिल है, तथा 7000 मीटर से अधिक की 13 चोटियां हैं। 7000 मीटर से अधिक की 13 चोटियां, 8000 से अधिक की वही एक जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, और 6000 मीटर से अधिक की 16 चोटियां शामिल हैं। तो अन्नपूर्णा किसमें है? उत्तर मध्य जो नेपाल हिमालय है उसमें अन्नपूर्णा चोटी स्थित है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली का स्थान आपका मैप में पूछा था। मैप से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत का मैप दिया हुआ था, फिर यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाया था, बोला गया था कि ये भारत की राजधानी है, बताइए ये क्या है? ऑप्शन में था दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। सही आंसर था दिल्ली, इसका सही आंसर था। मैप से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ये नया यहाँ पर सिस्टम निकाला है व्यापम ने, तो ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में जरूर पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। तो मैपिंग की अच्छे से जानकारी करके जाना। ये मैपिंग वाला प्रश्न आपका एमपी जीके में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न था। सुबह 66.5 डिग्री पूछा था आर्कटिक वाला, इस टाइम 82.5 डिग्री पूछा है, तो सही आंसर है भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है। तो भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो नैनी के प्रयागराज जो है ना अपना इलाहाबाद, वहाँ के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से जाती है? तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली से होकर के गुजरती है, ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप और दमनदीप किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप और दमनदीप ये दोनों के दोनों जो हैं वो अरब सागर में स्थित है, अरेबियन सी में जो है ये दोनों स्थित हैं, ठीक है। देखिए, तो सभी द्वीपों को केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप से लेकर के दमन और दीप तक अरब सागर में स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि लक्षद्वीप से लेकर के दमन और दीप तक का क्षेत्र जो है वो किस सागर के अंतर्गत आता है? तो आपका अरेबियन सी, अरब सागर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में चंदन के पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, आपने पुष्पा मूवी तो देखी होगी। किस किसने पुष्पा मूवी देखी है भाई? कमेंट बॉक्स में बताना किस किसने पुष्पा मूवी देखी है, वहां से आप याद कर लेंगे। कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। स्पेशली लाल चंदन जो है दक्षिण भारत में पाया जाता है, सफेद चंदन जो है वो उत्तर भारत में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि लाल चंदन केवल और केवल कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिण भारत में पाया जाता है। देखिए,
तो यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं-कहीं पाया जाता है। भारत के 600 से लेकर के 900 मीटर तक के कुछ ऊँचे स्थल और मालदीव के मालदीपी जो स्थान है, यहाँ पर इसके मूल स्थान है, यहाँ पर आपको चंदन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड में कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना, जो मनुष्य की आँत होती है, वो आँत टाइफाइड में प्रभावित होती है। देखिए, तो टाइफाइड में शरीर का सबसे अधिक प्रभावित भाग आँत होता है। टाइफाइड बुखार में पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। ये प्रश्न सीधे पूछा गया था, कौन-सा भाग प्रभावित होता है? तो पाचन तंत्र जो है, वो प्रभावित हो जाता है, लेकिन समय के साथ-साथ शरीर के कई अन्य भाग भी प्रभावित हो जाते हैं। टाइफाइड्स के रोगियों को पेट दर्द, दस्त, कब्ज और वजन कम होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सीधी-सी बात है, अगर पाचन तंत्र आपका गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए आपके शरीर को जो शक्ति मिलती है, जो पावर मिलती है, वही मिलना बंद हो जाएगी, तो और भी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। चलिए, सब्जेक्टिव पेडागोजी की बात करते हैं तो लगभग 10 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव पेडागोजी से पूछे गए थे। नॉर्मल प्रश्न थे, बच्चों पर आधारित थे कि बच्चे क्या करेंगे, मेंटल एबिलिटी के आधार पर जो है आप उसका आंसर दे सकते थे। चलिए, अब हम आपको बता दें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से। लिंक लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जॉइन कर लेना, ठीक है ना? यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और जो फ़ोटो जिन लोगों ने हमारे पास में भेजे हैं, जहाँ से हम ये प्रश्न आपको करा रहे हैं, वो फ़ोटो सीधे के सीधे आपको वहाँ पर डाल दिए जाएँगे, ठीक है? चलिए, ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको ज़रूर जॉइन कर लेना है। क्यों? तो इसका एक रीज़न है। इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगी, ठीक है ना? जैसे कि यादव सर के क्लास नोट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर फ्री में डले हुए हैं। नया ब्रह्मास्त्र जो आया हुआ है, फ़ॉर्मूला बुक जो है, वो यहाँ पर फ्री में आपको मिल जाएगी। एमपीजीके की बहुत सी किताबें यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएँगी। आपको इसको जॉइन करके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको ये सारी किताबें मिल जाएँगी, तो आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों टेलीग्राम चैनल आपको जॉइन कर लेना है। अगर आपको ये टेलीग्राम चैनल सर्च करने पर नहीं मिलता है, तो इसको जॉइन कर लेना। इसमें आपको इसकी लिंक भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई अब तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेना और इस चैनल को हर जगह शेयर कर दीजिए कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस, फ्री ऑफ कॉस्ट नए-नए टॉपिक जो भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन लेकर के आता है। अब ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद में यही प्रश्न आपको कई सारे अन्य-अन्य चैनल पर दिखाई दे जाएँगे। इस डिस्क्रिप्शन के साथ में इसी की कॉपी करके लोग जो है डालते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हर जगह शेयर कर देना और अगर आपका आगे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आप अपने प्रश्नों को मेरे भाई इस नंबर पर ज़रूर सेंड कर देना। इस नंबर पर फ़ोन मत लगाना मेरे भाई, है ना? फ़ोन लगाएँगे तो उठेगा नहीं, क्योंकि ये ऑफ़िशियल नंबर है, फ़ोन रिसीव नहीं होता है। केवल आपको अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के रूप में यहाँ पर सेंड कर देना अपने नाम के साथ में, जैसे आज आस्था पाठक जी ने सेंड किया, ठीक है? तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए एग्जाम एनालिसिस के साथ में कल सुबह। और आपको बता दें, फॉरेस्ट गार्ड के लिए जितने भी साइंस के प्रश्न एमपी टेट में पूछे गए हैं, लेटेस्ट प्रश्न जो है एकदम लेटेस्ट, अभी कुछ 15 दिन पहले के जो प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं। उनकी एक वीडियो बना करके हम डाल दे रहे हैं, साइंस की भी और सोशल साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए, पॉलिटी वगैरह के, उन सबके प्रश्नों की एक वीडियो बना करके डाल दे रहे हैं, जिससे कि आप देख करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, तो बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, जल्दी मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।